नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो में दिन भर की खबरें लेकर। इस शो में आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा देश विदेश की सभी बड़ी खबरों की। आज हम सबसे पहले बात करेंगे हाथरस में हुई हादसे की। मौतों के आंकड़ों ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हाथरस में मरने वालों में महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा क्यों है। इसके पीछे की क्या है कहानी और क्या है मनोविज्ञान, आपको बताएंगे विस्तार से। आगे हम आपको बताएंगे कि हमारी कल की दिखाई खबर का असर हुआ है। विस्तार न्यूज़ की खबर श्योपुर जिले के व्हाट्सएप ग्रुप पर वायरल हुई और तुरंत जिला कलेक्टर ने उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर जांच के आदेश भी दे दिए। क्या थी खबर और कैसे इससे बच्चों का भविष्य है जुड़ा, आपको आगे बताएंगे। और अगली खबर होगी छत्तीसगढ़ की, जहां आम जनता को मिलने वाले सस्ते राशन में घोटाले का सच सामने आया है। सिस्टम ने चोरी रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन रखी, लेकिन दुकान संचालकों ने इसमें ही चोरी का नया तरीका ईजाद कर लिया। कैसे हो रहा है राशन चोरी, आपको वो भी बताएंगे। आगे बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां चुनाव का शोर सुनाई दे रहा है। लोकसभा के बाद विधानसभा उपचुनाव की बारी है और मात्र एक सीट अमरवाड़ा को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने ताकत झोंकनी शुरू कर दी है और आज से ठीक 6 दिन बाद चुनाव होना है। क्या माहौल है अमरवाड़ा का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और आखिर में बात होगी मासूमों के जीवन से हो रहे खिलवाड़ की। इंदौर में पहले दिव्यांग बच्चों की मौत होती है, फिर आंकड़ा बढ़ता है और अब आर्मी की तैयारी करने वाले 100 बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। कैसे क्लीन सिटी में रहने वाले लोग गंदा पानी पी कर बीमार पड़ रहे हैं, आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। उत्तर प्रदेश का हाथरस हादसा बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। ये सवाल प्रशासनिक तो हैं ही, सामाजिक भी हैं। प्रशासनिक लापरवाही के सवाल तो हमने कल भी उठाए थे, मगर आज बात करेंगे सामाजिक सवालों की। इस हादसे में जान गंवाने वाले 122 लोगों में 114 सिर्फ महिलाएं हैं। क्यों ऐसे धार्मिक आयोजनों की अव्यवस्था की बलि चढ़ती हैं महिलाएं? क्यों हादसे के शिकार होने के बाद भी महिलाओं की आंखों पर चढ़ा अंधविश्वास का चश्मा उतरने का नाम क्यों नहीं लेता? देखिए हमारी रिपोर्ट में। लोगों की गिरफ्तारी जैसा मैंने बताया वो की गई थी। माननीय आयोग का गठन हो चुका है। उनका ही मैसेज है, सामने आने की बात मैं आया हूं, उनका मैसेज दिया है। वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं। नारायण साकार हरि पर भक्तों का विश्वास देखें, जो इस हादसे के बाद भी टूटता नहीं है। महिलाएं आज भी उनकी चौखट पर माथा टेक रही हैं। 121 मौतें हो गई, जिंदगियां बिखर गई, मौत का तांडव हुआ और फिर बाबा ने अपना दूत भेजा, जिसने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, यानी ये सब भगवान के हाथ में था। वो कभी भेष नहीं बदलेंगे, कहीं भागेंगे नहीं, कभी आपको बॉर्डर पर नहीं मिलेंगे। इसी देश में, इसी उत्तर प्रदेश में हैं और पूरी जांच में जब भी कभी बुलाया जाएगा भाग लेंगे। हमें एसआईटी की जांच एजेंसी पर भरोसा है, लेकिन हमें यह भी मानना पड़ेगा क्योंकि सनातन की बात है, सनातन पद्धति से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं, तो हमने पढ़ा है हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। बाबा के दूत बनकर आए एपी सिंह उनके वकील हैं। वो वकील जो विवादों से पुराना ताल्लुकात रखते हैं। निर्भया के दोषियों का केस लड़ चुके हैं, हाथरस गैंगरेप के आरोपियों को बचा चुके हैं, सीमा हैदर की पैरवी कर चुके हैं और अब हाथरस के भगदड़ कांड में 121 लोगों की मौत को एपी सिंह भगवान की इच्छा बता रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो बाबा खुद ये संदेश क्यों नहीं देते, लोगों के सामने क्यों नहीं आते? वो दोषी नहीं तो कहां छिपे हैं? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इन कानों में उजड़ते परिवारों की आवाजें गूंज रही हैं। अपनों के शव के आगे रोते बिलखते लोगों के आंसू झकझोर रहे हैं। मरने वालों में 114 महिलाएं और 7 पुरुष शामिल हैं। सुना आपने, 114 महिलाएं। महिलाओं की इतनी ज्यादा संख्या ये सोचने पर मजबूर कर रही है, क्यों केवल महिलाओं को ही इन बाबाओं पर यकीन होता है?
क्यों जब मौतों का आंकड़ा आता है तो उसमें संख्या महिलाओं की ही ज्यादा होती है। 31 मार्च साल 2023 को इंदौर में रामनवमी के दिन हादसा हुआ जिसमें 36 मौतें हुई। 1 जनवरी 2022 को वैष्णो देवी मंदिर में हादसा हुआ जिसमें 12 लोगों की मौत हुई। 8 नवंबर 2011 में हरिद्वार में गंगा किनारे 20 लोगों की मौत हुई। साल 2000 से लेकर 2013 तक भगदड़ में 2000 लोगों की मौत हो गई है और मरने वालों में महिलाओं की संख्या हर बार ज्यादा रही है। हाथरस में भी यही हुआ। कुछ संतान प्राप्ति के लिए पहुंची थी तो कुछ बेटी की शादी का निमंत्रण देने, लेकिन आखिर महिलाएं ही क्यों? तो ज़्यादातर आपने देखा होगा इसमें वृद्ध महिलाएं या जो जिनके घर में बहुएं हैं उनको ज़्यादा इसमें वो लोग रहते हैं। तो एक तो उनको धर्म से लगाव और इन सब चीज़ों का, दूसरा समय की उपलब्धता, तीसरा कहीं न कहीं इनको अगर हम देखें तो ये ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। ये ज़्यादातर इस तरीके के लोग भीड़ में ख़ास तौर से, और इस तरीके वो ऐसे लोग जो धर्म के प्रति जिनकी ज़्यादा आस्था है। बहरहाल ये महिलाओं की आस्था ही है जो उन्हें धूप बारिश का फर्क नहीं पड़ता और वो अपने परिवार की खुशी की चाहत में भीड़ का हिस्सा बन जाती हैं। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश की भी तस्वीर देखिए। यहाँ कीचड़ है, बैठने की जगह पर कोई उचित व्यवस्था तक नहीं है, लेकिन फिर भी महिलाएं प्रवचन सुनने को आतुर हैं, बजाय अपनी परवाह किए। खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ तो इस हादसे की जिम्मेदारी कौन लेगा? हाथरस हादसे की जांच कर रही पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब देखना होगा कि इस हादसे की आंच बाबा तक पहुंचती है या फिर कोई और निशाने पर लिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। हाथरस की जांच के लिए बनी एसआईटी इस प्रकरण में हुई लापरवाहियों और जिम्मेदारों को तो तलाशेगी ही, मगर जो सवाल विस्तार न्यूज़ ने उठाया है उसे भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। पिछले कुछ सालों में हर बड़े हादसों में जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या हमारे आपके घरों की महिलाओं की ही होती है। महिलाओं में धर्म भीरुता और अंधविश्वास कैसे दूर होगा, ये बड़ा सामाजिक सवाल है। हम हमेशा आपको कहते हैं कि विस्तार न्यूज़ आपका अपना चैनल है, इसलिए हम आपकी और आपसे जुड़ी खबरों की ही बात करते हैं, फिर चाहे वो खबर शहर की हो या दूर दराज के गांव की। कल इसी बुलेटिन में हमने आपको श्योपुर के एक स्कूल की कहानी दिखाई थी जो पिछले 10 सालों से नीम के पेड़ के नीचे लग रहा था। खबर दिखाने के 24 घंटे में ही इसका असर देखने को मिला है। जिला प्रशासन ने स्कूल बिल्डिंग के पैसों की हेराफेरी करने वाले सरपंच के खिलाफ पुलिस में एफआईआर करने और स्कूल के आधे अधूरे भवन को जल्दी ही पूरा करने का आदेश भी आज ही जारी कर दिया। देखिए ये असरदार खबर की रिपोर्ट। 11 साल से स्कूल भवन अधूरा। 3 जुलाई 2024 रात 9:30 बजे विस्तार न्यूज ने आपको मध्य प्रदेश के श्योपुर में दम तोड़ते शिक्षा के दावों की सच्चाई दिखाई। नीम का पेड़ कर रहा सपना पूरा। खुले आसमान के नीचे शिक्षक निभा रहे फर्ज। सिस्टम को क्यों नहीं आ रही शर्म? कल विस्तार न्यूज़ के द्वारा जो सैटेलाइट शाला के पेड़ के नीचे चलने की जो खबर चलाई गई थी, उस पर श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत रूप से संज्ञान लिया गया है। आप जान चुके होंगे, हम दिखाते हैं खबर तो होता है असर। 11 साल से जो स्कूल जर्जर था, जो निर्माल को तरस रहा था, शिक्षक खुले आसमान के नीचे अपना फर्ज निभा रहे थे। 3 जुलाई को देर रात हमने खबर दिखाई और अगली सुबह जिला कलेक्टर के आदेश की खबर ने हमारे हौसले बुलंद कर दिए। हमारी खबर दिखाने के बाद सिस्टम तुरंत एक्शन में आ गया और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे गैर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। कल विस्तार न्यूज़ के द्वारा जो सैटेलाइट शाला के पेड़ के नीचे चलने की जो खबर चलाई गई थी, उस पर श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा विस्तृत रूप से संज्ञान लिया गया है
और संबंधित सचिव और सरपंच के विरुद्ध FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देश के पालन में मैं थाना विजयपुर में FIR दर्ज कराने गया था, लेकिन मूल दस्तावेज उपलब्ध न होने के कारण FIR दर्ज नहीं हो सकी है। जैसे ही मूल दस्तावेज प्राप्त होते हैं FIR दर्ज की जाएगी। हमने दिखाया था कि एक नीम के पेड़ की छांव में बैठकर बच्चे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और शिक्षक, जिन्हें छांव तक नसीब नहीं हो रही थी, वो खुले आसमान के नीचे कुर्सी डालकर बैठकर बच्चों को पढ़ाने को मजबूर थे। तस्वीरें देखकर कोई यकीन नहीं करेगा कि यहाँ पाठशाला लग सकती है। कम से कम 10-12 वर्ष हो गए। 10-12 वर्ष से यहीं से पढ़ा रहे हैं। जब पानी गिर छुट्टी कर देती है, छुट्टी करनी पड़ती है। विद्यालय का आंगनबाड़ी में रख रहे हैं। आंगनबाड़ी कितने? हाँ। प्रशासन से कभी आपने मांग की है कि बिल्डिंग की व्यवस्था की जाए? जी की है। प्रशासन से कोई जवाब मिला है आपको? कोई जवाब नहीं मिला अभी तक। बच्चों और शिक्षा के इस हालात के लिए गांव का ही पूर्व सरपंच जिम्मेदार है। बच्चों के लिए 2013 में स्कूल भवन बनना था, लेकिन आज तक अधूरा है। स्कूल की बिल्डिंग 11 साल बाद भी कंप्लीट नहीं हुई, जिसमें पूर्व सरपंच का ही कब्जा है। स्कूल ना है तो चल रहे हैं। स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, कुछ नहीं है। बरसात काल में कैसी स्थिति बनती है? दिक्कतें आ जमा होनी ना बहुत। सिर्फ एक नीम का पेड़, ना शौचालय, ना गर्मी में छांव, सर्द हवाओं से बचने के लिए दीवारें नहीं, और बारिश में यहाँ बच्चे बैठकर कैसे पढ़ सकते हैं? यानी बारिश के 4 महीने इन बच्चों की छुट्टी में ही गुजर जाते हैं। यहीं बैठ के पढ़ते हो नीम के नीचे? पानी गिरता है तो कहाँ जाते हो? छुट्टी कर देते हैं शिक्षक, हैं? घर चले जाते हो पानी के? दिक्कत बहुत है। कितने दिनों से यहाँ पढ़ रहे हैं? मुकती साल है गई। बिल्डिंग नहीं है स्कूल की? क्यों? कभी से? कितने दिन हो गए लगातार? मुकती साल है गई। जब बरसात होती है तो बच्चों को भेजते हो क्या फिर पढ़ने? फिर काय को आएंगे, कहाँ पढ़ेंगे? तो छुट्टी बना लेते हो? साल 2017 में इसके खिलाफ आदेश भी जारी हुआ था, लेकिन अब तक किसी ने इसकी सुध नहीं ली। विस्तार न्यूज ने बीड़ा उठाया, खबर जिम्मेदारों तक पहुंचाई। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर नकेल कसनी चाहिए, और जहां चाह वहां राह। खबर SDM तक पहुंची और फौरन FIR करने के आदेश दिए गए। सिर्फ यही नहीं, अब तक हमने जनता से जुड़ी, आपसे जुड़ी परेशानियों को प्रमुखता से दिखाया। 24 घंटे के अंदर उन खबरों पर जिम्मेदारों ने एक्शन भी लिया। ये सब हमारे हौसले बढ़ाता है। विस्तार न्यूज आगे भी ऐसे ही जनता के मुद्दे उठाएगा, क्योंकि खबर नहीं, हकीकत दिखाना यही हमारा लक्ष्य है। ये सफर दिंडोरी के उस गांव का है जो आज तक मूलभूत सुविधाओं की बाट जो रहा है, और महज 24 घंटे के अंदर वनग्राम के निवासियों द्वारा मूलभूत सुविधाओं के लिए कल मांग की गई है। पहुंच मार्ग, पानी की समस्या, स्कूल, आंगनबाड़ी, इसमें रेंज ऑफिसर को निर्देशित कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल हमारा मकसद आपसे जुड़ी समस्याओं और परेशानियों को जिम्मेदार लोगों तक ले जाना है। इसके लिए हमारे संवाददाताओं को कितनी भी दूर, कैसे भी क्यों ना जाना पड़े, हम भरोसा दिलाते हैं कि विस्तार न्यूज़ के साथी दूर दराज तक जाएंगे, खबर लाएंगे और शासन प्रशासन को दिखाकर उनसे जवाब भी मांगेंगे। और अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में आम जनता को पिछले कुछ दिनों से सरकारी राशन नहीं मिल पा रहा। सरकार ने जिस सिस्टम को राशन बांटने के लिए बनाया था, उसी सिस्टम का दुरुपयोग कर राशन की दुकानदार आम जनता को ठग रहे हैं। लोग राशन लेने दुकान पर जा तो रहे हैं, मगर खाली हाथ वापस लौट रहे हैं। हमने जानने की कोशिश की कि जनता से ये बदमाशी आखिर कर कौन रहा है, कब से किया जा रहा है फर्जीवाड़ा। देखिए इस रिपोर्ट में। गरीबों के निवाले पर डाका, राशन में घोटाले का खाका। रायपुर में खाद्यान्न में नए घोटाले की तस्वीर तैयार की जा रही है। राशन की चोरी रोकने के लिए जिस सिस्टम को तैयार किया गया था, उस सिस्टम से ही अब दुकान संचालक राशन वितरण में गड़बड़ी कर रहे हैं। PDS दुकानों में विभाग में सही डाटा शो करने के लिए अलग से इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन रखी जाती है। ये कैसे काम करती है, पहले वो समझिए। डिजिटल वेइंग ब्लूटूथ का इस्तेमाल होता है। ब्लूटूथ से EPOS मशीन को जोड़ते हैं। खाद्य का वजन सीधे डाटा सेंटर पहुंचता है, ऑनलाइन पर्ची निकलती है। लेकिन दुकान संचालक इलेक्ट्रॉनिक तोल मशीन में बोरी और चावल तोलकर स्लिप निकाल लेते हैं, और जब आम आदमी राशन लेने जाता है तब उसे दूसरे तोल मशीन से नाप के राशन देते हैं। विस्तार न्यूज ने आज इसी सिस्टम को समझने के लिए रायपुर में मौजूद कुछ दुकानों की पड़ताल की।
एक वृद्ध व्यक्ति साइकिल से आया था, वो वापस। ये वाला तो खराब ही है, अभी खुल जाएगा ये दुकान, तो अभी वाला मशीन खराब है। दुकान नंबर 1 गुढ़ियारी। विस्तार न्यूज को देखकर पहले महिला ने मशीन खराब होने की बात कही। जब यहां स्थानीय लोग राशन के लिए पहुंचे तब मशीन खराब और सर्वर फेल का बहाना देकर लौटा दिया गया। देखिए आप, एक सरकारी दुकान है और यहाँ पर लोगों को लगातार वापस भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ की मशीन खराब है, लेकिन मशीन सही से चल रही है और एक मशीन से भी काम किया जा सकता है और इतनी समय ज़्यादा भीड़ भी नहीं है। इसके बावजूद भी दुकान संचालक लगातार ये कह रहे हैं कि मशीन खराब है। और ये देखिए कि आपको ये मशीन जो है वो चालू दिखाई देगी। इसको चालू करके बताइए। ये तो चालू है, तभी तो खोल रहे सर, दुकान तभी खोल रहे क्या? अभी तो खोले, झाड़ू लगाए, और अभी झाड़ू लगाते तक कोई ग्राहक आता है क्या? इसको 11 बजे लेके मेरे को जाना है, थोड़ा सा करना है, इसको लेके आएंगे तो हम तो बांटेंगे ना। दुकान नंबर 2 खमतराई। सर्वर बंद होने के चलते 3 दिनों से राशन की दुकान बंद है, लिहाजा सुबह से ही दुकान के बाहर लंबी कतार लगी हुई है, लेकिन अंदर सिस्टम का नया खेल खेला जा रहा है। यहाँ दुकानदार नमक की बोरी के सहारे गड़बड़ी कर रहा है। दुकान नंबर 3 भनपुरी। अब जरा यहाँ नजर डालिए, यहाँ भी घपलेबाजी जारी है। दुकान संचालक ने खुद इस बात को कबूल किया कि हम सिस्टम के विरुद्ध काम कर रहे हैं और कुछ दुकानदारों ने भीड़ का बहाना दे दिया। और ये क्या प्रक्रिया है इसके बाद? ये है कि आप पब्लिक को टाइम वेस्ट मत हो बोल के ना 10-15 करते हैं, जो इसी वाले अपना जो काटा है ना उस पर अपन 35 तौल के देते हैं। या यकीन नहीं है तो पूरा 35 ही है, फिक्स तौल लो एक बार। नियम क्या कहता है? नियम ये नहीं कहता है, पर इसलिए अपन लोग करते पब्लिक को टाइम ना हो। अगर मैं करूंगा ऐसा ना ये चीज़ में, तो इनको एक काट में 15 मिनट लगेगा। अब दिन भर में कितना काट करूंगा? व्यवस्था बनाया इसलिए। दुकान नंबर 4 और 5 उर्ला और बिरगवा। उर्ला में मौजूद पीडीएस दुकान दोपहर 12:05 तक नहीं खुली। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर महीने 1 से लेकर 7 तारीख तक ये दुकान बंद रहती है, जबकि इस राशन दुकान पर कई वार्डों का जिम्मा है। डिजिटल वेइंग ब्लूटूथ सिस्टम राशन दुकानों में तौल में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए लगाया गया था, लेकिन इसका भी तोड़ निकाल कर राशन चोरी का नया खेल खेला जा रहा है। आज समय हो रहा है, आज है गुरुवार और समय हो रहा है 12:32 और अभी तक राशन दुकान नहीं खुला है। वहीं पे जो यहाँ पे MIC सदस्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के, उनसे बातचीत करने पर कहा गया क्योंकि उनका नंबर लिखा हुआ था, तो हमने इस नंबर पे कॉल किया और कॉल करने के बाद में पूछा कि क्या राशन दुकान नहीं खुल रहा है, तो साफ तौर पे उन्होंने कहा कि उनको जानकारी ही नहीं है। उनको ई-पॉस मशीन से कनेक्ट करके ही तौल मशीन से ही तौल करके देना है। अब आपके माध्यम से शिकायत प्राप्त हुई है, तो जो भी दुकानदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। केंद्र सरकार नए तरीकों से खाद्य विभाग में हो रही गड़बड़ी को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अधिकारी कर्मचारी लूट का कोई नया तरीका इजाद कर ही लेते हैं, जिससे जिम्मेदार खुद बेखबर बैठे हैं। इन सब में नुकसान होता है तो केवल गरीब का। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। वैसे सरकार तो पूरी कोशिश करती है कि आम जनता को डिलीवरी का सिस्टम फुल प्रूफ बने। इसके लिए नई नई तकनीकी मदद भी ली जाती है, मगर घोटाला करने वाले इसी सिस्टम को भेदते हैं और बदमाशी शुरू कर देते हैं। ऐसे में ज़रूरत है लगातार होने वाली इन योजनाओं की निगरानी की। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी को याद रखकर अफसर जनता से जुड़ी ऐसी योजनाओं पर लगातार नजर रखें, तभी ऐसे फर्जीवाड़े रुक सकेंगे। अब बात मध्य प्रदेश में हो रहे अमरवाड़ा उपचुनाव की। इस उपचुनाव के लिए अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। कांग्रेस से बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। छिंदवाड़ा संसदीय सीट जीतने के बाद बीजेपी के हौसले बढ़ गए हैं, इसलिए मुख्यमंत्री मोहन यादव कल यहाँ दिन भर प्रचार करेंगे। उधर कांग्रेस ने भी अपने आदिवासी विधायकों को अमरवाड़ा बुला लिया है और मैदान में उतार दिया है। उपचुनाव में देखिए क्या चल रहा है माहौल, हमारी ये रिपोर्ट। इसे शोर नहीं समझिए, बिगुल समझिए। चुनाव करीब है। आदिवासियों की गढ़ यानी अमरवाड़ा में विधानसभा उपचुनाव होना है। 10 जुलाई नजदीक है और इससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है।
बीजेपी 21 साल पहले यहां चुनाव जीती थी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरवाड़ा कांग्रेस और कमलनाथ का गढ़ है। इसी कड़ी में समय की कमी को देखते हुए कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी अमरवाड़ा में डटे हुए हैं, लगातार आदिवासियों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब बीजेपी ने भी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव 4 और 5 जुलाई को अमरवाड़ा उपचुनाव प्रचार पर रहेंगे, जहां पर वो प्रत्याशी कमलेश शाह के समर्थन में जनसभा करेंगे। जनता तय कर चुकी है कि वो भाजपा के साथ है। हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री कमलेश शाह जी का जिस प्रकार से जनसंपर्क और जनता के बीच में घेरी पेट का एक तरह से हमने उसका परिलक्षण देखा है। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस के नकुलनाथ को शिकस्त दी और अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पिछड़ गई। ऐसे में बीजेपी का दावा है कि उसके लिए उपचुनाव में जीत की राह आसान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसी प्रकार का चुनाव हो चाहे कोई भी काम हो, उसको बड़ी गंभीरता के साथ लेती है और उस गंभीरता के साथ, जिम्मेवारी के साथ, माननीय प्रदेश के मुखिया हैं तो निश्चित रूप से उनको जिम्मेवारी दी गई है और उसी संदर्भ में वो वहाँ गए हैं जनता से बातचीत करने, रूबरू होने, अपनी बात कहने, उनके लिए वोट मांगने। छिंदवाड़ा जिले के जंगलों में बसा अमरवाड़ा निर्वाचन क्षेत्र कई मायनों में प्रदेश की सभी 230 सीटों से अलग है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति बाहुल्य जनसंख्या ज्यादा है। ये सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इसी के वोटर्स भी सबसे ज्यादा हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में चुनाव लड़ती नहीं, चुनाव खरीदती है और लूटती है। हालांकि एक विधायक से ना उनकी सरकार में फर्क पड़ना, ना उनकी सेहत में फर्क पड़ना, लेकिन तांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलना, ये उनकी नियति और तासीर में है और ये स्पष्ट दिख रहा है। चाहे कोई भी चुनाव हो, अमरवाड़ा का हो, लेकिन जनता है, देश की जनता ने बता दिया और अमरवाड़ा की जनता इनको इस चुनाव में बता देगी। ग्रामीण मतदाताओं की संख्या करीब 2,16,000 से ज्यादा है। जनजातीय वोटर्स अमरवाड़ा का भविष्य तय करते हैं और इस बार वो किसका साथ देते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अमरवाड़ा विधानसभा में पिछले 3 चुनाव कांग्रेस ने लगातार जीते हैं और जीतने वाले विधायक रहे हैं वही कमलेश शाह, जो इस बार कांग्रेस से पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल होकर उपचुनाव में मैदान में हैं। देखना है वो अपने साथ कांग्रेस के वोट लाकर जीतेंगे या फिर कांग्रेस अपने परंपरागत वोटों के दम पर फिर जीतेगी। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर पिछले 3 दिनों से लगातार बुरी खबरों में है। ऐसा लग रहा है कि स्वच्छता का दावा करने वाले शहर में बच्चों को साफ पानी ही नहीं मिल रहा, जिससे बच्चे लगातार फूड पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं। गंदे पानी से फैली फूड पॉइजनिंग से 2 दिन में इस शहर में 6 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 150 से ज़्यादा अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इंदौर से देखिए ये चिंताजनक रिपोर्ट। इंदौर में मासूमों की मौत और जिम्मेदार मौन। इंदौर के युग पुरुष धाम बौद्धिक विकास केंद्र के 6 बच्चों की मौत और 59 बच्चों को अस्पताल में भर्ती करने की घबराहट में प्रशासनिक अधिकारी उलझे ही हुए थे। इसी बीच फिजिकल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के सभी स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया। 100 स्टूडेंट्स की तबीयत बिगड़ी थी, उनमें से 28 को गंभीर हालत में एमवाई अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। आनन फानन में जांच के आदेश दिए गए तो दूषित पानी से फूड पॉइजनिंग की वजह सामने आई और फिर बारिश के मौसम में नींद से जागे अधिकारियों ने अब सभी होटल, भोजनालय और मेस में इस्तेमाल होने वाले पानी की जांच के आदेश दे डाले। बच्चों को या लोगों को खाना सप्लाई होता है, उन सब जगहों की भी हम लोग जांच कर लें। तो आज से हमारी ये सघन जांच अभियान प्रारंभ होगा। इसमें सभी पानी के सैंपल लिए जाएंगे। 48 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है कि उसमें कॉलरा, ई कोलाई इस प्रकार का कोई संक्रमण तो नहीं है, वो हमारे पास चीज़ आ जाएगी। अगर संक्रमण आता है तो फिर उसको बंद कराने की जो भी आगामी रेक्टिफिकेशन कार्रवाई है वो करी जाएगी। इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर,
लेकिन यहाँ का दूषित पानी पीने की वजह से 6 मानसिक दिव्यांग बच्चों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। वहीं तबीयत बिगड़ने के बाद 59 बच्चों को इलाज के लिए चाचा नेहरू अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। इस मामले में दोषी युग पुरुष बौद्धिक विकास केंद्र के संचालक पाए गए हैं। जांच में पता चला कि बच्चों को हैजा हुआ था, जो 27 जून से बीमार थे। डॉक्टर्स ने बताया, लेकिन प्रबंधन ने छुपा दिया। इस घटना में 5 नहीं बल्कि 6 मौतें हुई हैं। खबर है कि एक को बिना पोस्टमार्टम के ही दफना दिया गया। जब मामले की जांच की गई तो हैरानी भरे खुलासे हुए। आश्रम में 100 बच्चे रखने की क्षमता थी, लेकिन वहां 200 से ज्यादा बच्चों को रखा गया। इन बच्चों को शादी के सीजन में बाहर का ही खाना दिया जाता था, जबकि इस आश्रम को महिला एवं बाल विकास विभाग से अनुदान प्राप्त है। प्रशासनिक अधिकारी दिव्यांग बच्चों की सुध लेने में ही लगे थे। तभी नवलखा स्थित आर्मी की तैयारी करने वाले फिजिकल एजुकेशन एकेडमी के बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबर फैल गई। दोनों ही मामलों में प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। खाने पीने के शौकीन लोगों के शहर इंदौर में खिलाना पिलाना सेवा नहीं बल्कि व्यापार बन चुका है। मोटे मुनाफे के लालच में व्यापारी खाने की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करने लगे हैं। इसी वजह से पिछले कुछ दिनों में फूड पॉइजनिंग और ब्लॉकेज के मामले लगातार बढ़ते चले गए। इस पर यदि अभी नियंत्रण नहीं किया गया तो आने वाले समय में स्थिति और भी भयावह होगी। पुनीत विजयवर्गीय, विस्तार न्यूज़, इंदौर। 6 बच्चों की हुई मौत के मामले में जिला प्रशासन ने एनजीओ संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इन बारिश के दिनों में भी शादी समारोह से बचा हुआ खाना इन दिव्यांग बच्चों को खिलाया जाता था। साथ ही बच्चों की मौतों को छिपाने की कोशिश भी प्रबंधन ने लगातार की। ऐसी ही लापरवाही फिजिकल एजुकेशन अकादमी के प्रबंधन ने भी अपने छात्रों के साथ की, जिसका ये नतीजा है। राहत की बात यही है कि फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों की हालत अब सुधर रही है। और अब बात चलते चलते कि जहां पर आज दिखाएंगे सबसे दिन भर की सबसे खुशनुमा तस्वीर, यानी कि विश्व विजेता भारतीय टीम की तस्वीर। भारतीय टीम आज ट्रॉफी जीत के लौटी। मुंबई के मरीन ड्राइव पर टीम इंडिया की विक्ट्री परेड देखने के लिए 3 लाख से ज़्यादा फैंस बेताब थे। जैसे ये टीम पहुंची, नज़ारा देखने लायक था। T20 वर्ल्ड कप टीम इंडिया का विजय जुलूस शुरू हुआ और ये जुलूस अब वानखेड़े स्टेडियम तक जाएगा। यहाँ खिलाड़ियों का सम्मान समारोह रखा गया है। हमारे विश्व विजेताओं को 125 करोड़ रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। आपको एक खास तस्वीर भी दिखाते हैं। जब टीम इंडिया मुंबई एयरपोर्ट पहुंची तो विमान को विशेष वाटर सैल्यूट दिया गया। खिलाड़ी प्लेन के अंदर थे। इस दौरान दोनों ओर से पानी की बौछारें की गई। टीम इंडिया ने भारत पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री हर खिलाड़ी के साथ तस्वीर खिंचवाई उन्होंने और उन्हें T20 विश्व कप में जुड़े अनुभव के बारे में भी जाना। मगर पिक्चर तो अभी बाकी है। वानखेड़े स्टेडियम में अभी रात में सम्मान समारोह होगा इन सारे खिलाड़ियों का, और वो भी हम आपको ऐसे ही दिखाएंगे।